हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और जैसा कि देखो, यूपीएसआई की जो 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 अक्टूबर को होगा और इसमें मूल विधि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जैसा कि देखो, मूल विधि के 4 से 5 मैक्सिमम मतलब 7 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और पॉलिटी के भी आएंगे। तो मतलब 50% पोर्शन जो कह सकते हैं कि पॉलिटी और मूल विधि का रहने वाला है। ये मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, उनको डेफिनेटली ये बातें पता होगी। तो बिना वेस्ट ऑफ कोई भी टाइम गवाए हुए और चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की जो लागू कब हुई थी, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1962 को हुई थी। लेकिन इसकी अनुमति कब मिली थी, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अनुमति इसकी कब मिली थी, यानी कि इन अनुमति कब मिली थी इसको लागू करने की, या तो ये कब मिली थी? तो 6 अक्टूबर 1862 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में जी, भारतीय दंड संहिता की जो 1860 की धारा 1 का संबंधित है, धारा 1 किससे संबंधित है? तो अपराध की परिभाषा अपराध की परिभाषा नहीं है। संहिता के नाम, और देखो पहला क्या होता है, पहली धारा हमेशा वही होती है। ये एक देखो प्रैक्टिस सेशन है, इसको प्रैक्टिस सेशन के तौर पे लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी मैसिव इसमें वो नहीं होगा एक्सप्लेनेशन, सिर्फ ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते चले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, संहिता के नाम और जो पीनल है, जो उसका कोड है, जो कोड है उसका नाम और उसका परिवर्तन कहाँ तक मतलब इसको ये लागू होगा, ठीक है, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास में, मेंस रिया किसका है? मेंस रिया का तात्पर्य क्या होता है? तो मेंस रिया का क्या तात्पर्य है? मेंस रिया का तात्पर्य क्या होता है? मेंस रिया का तात्पर्य होता है दुराशय। क्या होता है? दुराशय होता है, ठीक है। अपराध कितने टाइप के होते हैं? अपराध देखो 3 तरह के होते हैं। एक मानव के ऊपर होता है अपराध, ठीक है, एक मेंस रिया होता है, और एक कृत्य यानी कि जो कार्य होता है उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास में, भारतीय दंड संहिता जो शब्द स्त्री, क्या कह रहे हैं, स्त्री शब्द का घोतक है। स्त्री शब्द का घोतक वयस्क स्त्री नहीं, अविवाहित स्त्री नहीं, बल्कि ये क्या हो जाएगा, ये किसी भी आयु की स्त्री हो, यानी कि एनी एज ऑफ वुमेन्स आर, ठीक है, उसको क्या कह सकते हैं, फीमेल या स्त्री बोल सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन स्त्री शब्द जो मिलता है हमको, स्त्री शब्द किस में है, धारा या सेक्शन किस में है, 10 में है। किस में है? सेक्शन 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अपने पास में, भारतीय दंड संहिता की धारा भारत, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत को किस में परिभाषित किया गया है? तो भारत को किस में किया गया है? तो भारत को किया गया 18 में। किस में किया गया? 18 में, सेक्शन 18 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में कौन सा है, सामान्य आशय से संबंधित आईपीसी की किस धारा में? तो आईपीसी की ये कौन सी धारा है? धारा 34 में है, ठीक है। 149 यानी कि सेक्शन 149 में क्या है, इसमें सामान्य उद्देश्य के बारे में है। किसके बारे में है? सामान्य भाई उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, ठीक। और क्या अपने पास में ये जो 316 है, ये किस में है? ये किसी भी मतलब सजीव जो शिशु, जो बच्चे होते हैं, शिशु की मृत्यु से है। कौन सी? 316 शिशु की मृत्यु, ठीक है, बोल सकते हैं शिशु की, शी और शु की मृत्यु, ठीक, क्या हो जाएगी? शिशु की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास में, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की किस सेक्शन में धारा 34 यानी कि सेक्शन 34, इसका एक प्रसिद्ध वाद है। तो कौन सा वाद है? मैकनाटन का वाद नहीं है, बल्कि रेगमनम गोविंद, ये भी नहीं, ये वरिंदर कुमार घोष एम्पिरर वाला वाद है। ये बहुत ही धारा जो अपने सेक्शन 34 है, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है इसमें। ये हुआ कब था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये
9th वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या आपके पास में। अपराध की परिभाषा किस में दी गई? तो अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में नहीं दी गई, बल्कि ये दी गई CRPC की संहिता। जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसमें 1973 की जो धारा सेक्शन कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 2N में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 42 1860 की प्रयुक्त जो स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो ये कहाँ पर अब लागू होगी? अब ये संपूर्ण भारत पर लागू होगी, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर तब एक केंद्र शासित वो मतलब एरिया था, लेकिन अब उसको क्या धारा वहाँ से 370 हटने के बाद में वो भारत का हिस्सा है, तो अब वहाँ भी लागू हो गई। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंड हैं? तो कितने प्रकार के दंड है? पहली बात तो धारा कौन सी अपनी है, सेक्शन लिख देता हूँ यार, धारा कौन सा हो जाएगा भाई, सेक्शन कौन सा है, 53। ओके, कौन सा है, 53। और ये किससे है, पनिशमेंट से। पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट से है, ठीक, पनिशमेंट से। और इसमें कितने प्रकार के दंडों के बारे में है? तो पहला दंड कौन सा है अपना, पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला अपना डेथ है, इसमें डेथ भी दे सकते हैं, ठीक, फांसी की सज़ा जिसे बोल सकते हैं। आजीवन कारावास है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है, ठीक, लाइफ टाइम के लिए कारावास, ठीक। और एक कारावास है सिर्फ कारावास सिर्फ। और लेकिन ये कारावास कौन कौन से होगा? 2 प्रकार के कारावास सुना है ना, एक कठोर हो सकता है, कौन सा होगा, कठोर होगा, एक साधारण होगा, साधारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तो 4 हुआ ना, अभी और होंगे 4। 4th नंबर पे कौन सा हो सकता है, संपत्ति जब्त कर लेना किसी की, जो भी, तो इसकी क्या कर लेना, संपत्ति जब्त कर लेना। और 5वां कौन सा है, जुर्माना। 5वां कौन सा है, जुर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अपने पास में। तो एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित भारतीय दंड जो संहिता किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त हो सकता है? अब देखो, जल्लाद का तो ये काम है नहीं, किसी को भी फांसी दे देना ऐसे ही, तो वो तो मर्डर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जो कोर्ट अपना प्रोसेस करके उस जल्लाद से उसको, किसी को भी जो अपराधी होता है उसको फांसी दिलाते हैं। तो ये कौन सी धारा है? तो ये धारा 78 में बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता को क्या बोलते हैं, इंसैनिटी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंसैनिटी बोलते हैं। उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा किससे संबंधित है? तो ये कौन सा वाद है, मैकनाटन का वाद है। ये कब आया था, मैकनाटन का वाद जो था एक 1843 का वाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर है, अनिश्चिता मत्तता, ये कौन सी धारा है? ये 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, हाँ देखिए, इसमें देखिए एक और चीज़ ऐड करना, जो धारा 84 है, धारा 84 किससे, अनसाउंड माइंड जो होता है, पागल व्यक्ति जो किसी भी अपराध की श्रेणी में ये नहीं आता है, मतलब पागल व्यक्ति है, वो कुछ भी करेगा, उसको किसी भी प्रकार की उसको मतलब सज़ा नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसी के लिए कौन सा है, अनसाउंडेड माइंड, कौन सा, 98 सेक्शन, कौन सा है, 98, जो इस अनसाउंडेड माइंड जो है इसके लिए प्रतिरक्षा कर सकते हैं, मतलब डिफेंस कर सकते हैं। भाई हम तो पागल नहीं है ना, हम तो उससे लड़ सकते हैं,
तो उससे बचने के लिए ये दिया गया है 98। सेक्शन कौन सा है? 98। और इस पागल के लिए कौन सा है भाई? पागल के लिए 84 सेक्शन अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड। और ये चैप्टर कौन सा है? तो ये चैप्टर अपना है प्राइवेट डिफेंस का। ठीक है, कौन सा डिफेंस है? प्राइवेट डिफेंस है। सॉरी, प्राइवेट डिफेंस नहीं, ये जर्नल एक्सेप्शंस, चैप्टर 4। ठीक, चैप्टर कौन सा है? 4 है। और जनरल एक्सेप्शन है। ठीक, जर्नल एक्सेप्शंस है। उसी में ही जो धारा 96 से लेकर धारा 106 तक किसके बारे में डिफ़ाइन किया गया है? तो ये प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। ठीक, प्राइवेट डिफेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है इसका। इसमें एक और है धारा, कौन सी है? सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 99। ठीक है, इसमें क्या है कि जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिसके विरुद्ध कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। जैसे कि पुलिस आएगी पकड़ने के लिए, तो उससे प्राइवेट प्रतिरक्षा थोड़ी कर सकते हैं, है ना? वो तो पकड़ के लेके ही जाएगी तुम्हें। और 96 जो सेक्शन है अपना, 96 सेक्शन प्राइवेट डिफेंस, यानी कि इसको एक्सप्लेनेशन है इसका। 96 क्या है? डिफिनेशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में है। और 97 किस लिए है भाई? 97 जो शरीर और मतलब बॉडी है, प्रॉपर्टी है, इसके लिए प्रतिरक्षा, मतलब कोई भी आपकी बॉडी पर हमला करे, शरीर पर हमला करे, संपत्ति छीने, प्रॉपर्टी छीने, उसके लिए अपनी शरीर, मतलब अब खुद के शरीर की भी हम लोग डिफेंस कर सकते हैं। कोई दूसरा अगर सामने पिट रहा है उसको भी बचा सकते हैं। और अपनी संपत्ति या फिर किसी और की संपत्ति के भी मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब डिफेंस उसको कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसे सेक्शन 82 सभी को पता होगा। 7 वर्ष से कम आयु का जो शिशु होता है वो कोई अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये 2017 में पूछा गया था। अब धारा एक और है, 7 वर्ष लिख देता हूँ, 7 वर्ष से कम का बच्चा। कम का बच्चा। ठीक, अब सेक्शन 83 भी अपने पास है। यह 7 से लेकर 12 वर्ष तक का है। 7 से लेकर 12 वर्ष तक का बच्चा है, अपरिपक्व बच्चा, यानी कि उसको ऐसा पता ना हो कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और जैसा कि धारा 84 किससे बताया था मैंने? अनसाउंडेड माइंड से बताया था। ठीक है, धारा 84 बताया था ना मैंने, किससे बताया था? अनसाउंडेड माइंड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में कौन सा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया गया है? दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। दुष्प्रेरण क्या होता है? ये दुष्प्रेरण जो होता है षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र। अब इसकी षड्यंत्र की परिभाषा किस में दी गई है? षड्यंत्र की परिभाषा 120A में दी गई है। ठीक, इसकी सज़ा किस में दी गई है? तो सज़ा भी इसकी मिलती है 120B में मिलती है। ठीक, किस में है? 120B में मिलती है। और बल्कि इसके लिए चैप्टर कौन सा है? तो इसका चैप्टर जो है वो दुष्प्रेरण का प्रयास जिसे बोल सकते हैं, चैप्टर 5, यानी कि अध्याय 5 है। ठीक, अध्याय 5 है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 107 से लेकर 120 तक है। सेक्शन 107 से लेकर 120 तक इसमें मिलता है। ठीक, ये तो दुष्प्रेरण की बात हो गई। ठीक है, और कॉन्स्पिरेसी भी इसी में ही आती है। कॉन्स्पिरेसी जिसे बोल सकते हैं, ये षड्यंत्र जिसे बोलते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर अपना 5A बोलते हैं इसको। और इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 120A है और 120B है। ठीक, इसके लिए एक दो केस हैं अच्छे। कौन सा है? केहर सिंह बनम दिल्ली स्टेट। कौन सा है? केहर सिंह बनाम दिल्ली स्टेट। ठीक, और एक और केस है इसमें, पैरवी इनमें किसने की थी? ये क्वेश्चन है। पैरवी इसमें राम जेठ मलानी ने, ठीक, मलानी ने की थी इसमें। अब इसमें एक और चीज़ है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, देखो जैसा कि मैं बताया था 120A में तो उसकी परिभाषा है, ठीक, परिभाषा है, और जबकि 120 में क्या है? अपराध के लिए दंड है। और चलते चलते ऐसे देखना कि ये 120A हाँ 120A सॉरी, इसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दंडनीय अपराध है। मतलब इंडिया के, मतलब इसमें भारत सरकार जो गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध युद्ध, इंडियन गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई भी युद्ध करता है तो उसके लिए दंड है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है। देखो नीतीश ने अपने प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत और मानहानि का फैसला निम्न में से किस में, मतलब उसने अपने उत्तर प्रदेश सरकार जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ उसने क्या किया? एक तो पहली बात तो ये कौन सा अपराध है? ये राजद्रोह का अपराध है। और चैप्टर कौन सा है अपने पास में? ये चैप्टर है 121 से लेकर, पहली बात तो सेक्शन कहाँ से, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6 है राजद्रोह से, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन अपने कहाँ से कहाँ तक है? 121 से लेकर 130 तक है, ओके। और पहला सेक्शन ही हमारा है 121, ठीक। 121 क्या है? खिलाफ युद्ध, मतलब स्टेट के खिलाफ, सॉरी भारत के खिलाफ, है ना, भारत के खिलाफ युद्ध करने, युद्ध छेड़ना, ठीक है, या फिर प्रयास ही करना, या विदेशी नागरिक या आजीवन, मतलब इसमें क्या है? भारतीय नागरिक हो या कोई भी विदेशी नागरिक हो उसको क्या है? आजीवन कारावास और जुर्माना लगता है इसके ऊपर, ठीक। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार भी इकट्ठा कर लेना। अब यहाँ तो तुम सिर्फ युद्ध करने की कोशिश कर रहे थे और युद्ध छेड़ने और खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ थे, लेकिन जो 122 है ये आगे निकल जाता है। इसमें क्या है कि तुम हथियार लेके आर्म्स का इस्तेमाल करने लगते हो, आर्म्स के साथ युद्ध छेड़ना, आर्म्स के साथ, है ना, युद्ध, तो इसके लिए भी भाई आजीवन कारावास है। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना, धारा 124, कौन सी है? 124, सेक्शन 124, जो प्रेसिडेंट है अपने, प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, इन पे कोई भी हमला करता है, इन पे कोई भी हमला क्या है? हमला करता है तो उसके लिए 7 साल तक की सज़ा है। क्या है? 7 साल की सज़ा, जुर्माना नहीं, सिर्फ सज़ा। इसमें राजद्रोह से संबंधित 124A है। कौन सी है? राजद्रोह से संबंधित, राजद्रोह, कौन सा द्रोह है भाई? राजद्रोह, ठीक, राजद्रोह से कौन सा है? 124A, ठीक। या इसको IPC में देखो जोड़ा कब गया था? 1870 में इसे जोड़ा गया था,
जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1870 में जोड़ा गया था। इसमें देखो कोई भी ऐसा कार्य जैसे बोला या लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य यानी कि दिखाया गया, ऐसा कोई भी कुछ भी करता है तो उसे, जैसे राजद्रोह में कोई भी फूट पैदा होती है, राजद्रोह होने का मतलब कुछ ऐसा आशंका हो, भारत सरकार के प्रति घृणा, है ना, प्रदीप्त का प्रयत्न करे, तो उसमें ये राजद्रोह से संबंधित है, धारा 124A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? विधि के विरुद्ध जमाव कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। विधि के विरुद्ध जमाव कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो 5 व्यक्ति होने चाहिए। और सेक्शन कौन सा है अपना? सेक्शन 141 है। कौन सा सेक्शन है? 141। तो सेक्शन कौन सा है? 141 है। ठीक है, विधि के विरुद्ध जमाव। और इसमें कितने होने चाहिए भाई? 5 लोग होने चाहिए। और एक और सेक्शन अपना इम्पॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन है? वो है सेक्शन 147। कौन सा है? बलवा, जिसे बोल देते हैं। बलवा करने के दोषी पाया जाए तो वो 2 वर्ष तक का जुर्माना इस पे लगेगा। ठीक है, 2 वर्ष का जुर्माना। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का जुर्माना। ठीक, जुर्माना। 150 सेक्शन 150 सेक्शन 150 देखो, राइटिंग के लिए यानी कि बलवा, राइटिंग यानी कि बलवा, जिसको क्या बोलते हैं? राइटिंग बोलते हैं। राइटिंग अब के लिए भाड़े पर लोगों को इकट्ठा करना, राइटिंग के लिए भाड़े पर लोगों के लिए लाना। ठीक, इसको याद रखना, ऐसे ही भाड़े पर लाना, भाड़े पर लोगों को लाना। ठीक, लाना। अब क्या है? 159 जो अपना सेक्शन 159 है, ये किससे संबंधित है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है अपना। ये कौन सा है? ये जल्दी याद करिए आप लोग, कौन सा है? तो सेक्शन 159 ये दंगा है। क्या है भाई? दंगा। ये दंगा से संबंधित है। ठीक है, इससे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लेते हैं। और इसमें इससे दंड है 160 में 1 महीने या जुर्माना दोनों। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है? सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए? इसमें 5 व्यक्ति होने चाहिए। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। और सेक्शन कितनी है? 149 विधि विरुद्ध जमाव जिसे बोल सकते हैं। ये कौन सा है? विधि विरुद्ध, है ना, विधि विरुद्ध जमाव। ठीक है, इसके लिए हकदार जिम्मेदार होगा 149। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अखंडता और मतलब इन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला लालचन का प्रयास अभी बताया था मैंने। कौन सा है इसमें? होगा आंसर 153A नहीं होगा, बल्कि 153B होगा। 153B होगा, जबकि 153A क्या कहता है? ए देखो क्या है? धर्म, मूल वंश या फिर जन्म स्थान, यानी कि
आपका धर्म, रिलीजन, मूल वंश, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, निवास के स्थान पर भाषा, मतलब बीच में आप लोगों के बीच में शत्रुता उत्पन्न करना या कोई प्रभाव डाले तो उससे संबंधित है। ठीक। 154 किससे संबंधित है? 154 जो है वो भूमि के स्वामी या जो भी भूमि का प्रॉपर्टी का मालिक होगा उसके दायित्व का उल्लेख है। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? निम्न में से भारतीय दंड संहिता का कौन सा दंगा की परिभाषा बताई गई? तो दंगा की किस में परिभाषा बताई गई है? 159 में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 159 में दंगा की परिभाषा की गई है अफेयर, जिसे बोल सकते हैं और दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक शांति भंग करना हो, इसका अधिक तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? लोक सेवक के कृत्यों का निर्वहन में बाधा डालना, ये कौन सी धारा है भाई? लोक सेवक 186 है, जिसका सी वाला राइट आंसर है बिल्कुल। अब लोक सेवक के इसमें 3 माह की सज़ा भी है। इसमें कितनी माह की है? 3 माह की सज़ा। कितनी है? 3 माह की सज़ा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में? मिथ्य साक्ष्य देना। एक होता है मिथ्य साक्ष्य गढ़ना, ये है मिथ्य साक्ष्य देना और ये है मिथ्य साक्ष्य गढ़ना, गढ़ और ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नहीं है। तो टोटल 24 MCQs थे और आई होप यू अंडरस्टैंड। सो रोज 20-25 MCQs करेंगे और पेपर तक, मतलब 25 इंटू अगर 10 डेज़ भी हम लोग कर ले तो 250 MCQs हो जाएंगे और आई थिंक इट्स सफिशिएंट। ठीक है, तो क्लास लेना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, लाइक किया है लाइक कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।